नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था, जो बंगाल के नवाब हैं उनमें हम लोगों ने अलीवर्दी खां के बारे में देखा था। और उसके पहले हम 2-3 नवाबों के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें मुर्शिद कुली खां हैं, और उसके बाद हमने देखा शुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान, और फिर जो चौथा नवाब था अलीवर्दी खां, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और अब नेक्स्ट उसके आगे का हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हमने बताया था कि जो अलीवर्दी खान नवाब है उसके बारे में हमने कई सारी बातें महत्वपूर्ण कर ली थी, और कुछ एक बातें उसमें छूट गई थी जो हम इसमें करेंगे। एक सबसे बड़ी बात है, उसकी उपलब्धि ये थी अलीवर्दी खां की कि उसने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को अपने अपने जो व्यापारिक कोठी थी उनकी, उसने किलेबंदी नहीं करने दी थी। और यही व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी इतना महत्वपूर्ण इश्यू होगा, इसी पर आगे चल कर के सिराजुद्दौला और उसके बाद जो है आने वाले मीर कासिम इत्यादि नवाबों के बीच टकराव का जो प्रमुख कारण बनेगा वो ये भी कारण रहेगा। तो इसकी ये बड़ी सफलता थी अलीवर्दी खां की कि उसने फ्रांसीसियों को और अंग्रेज़ों को अपनी बस्तियों की किलेबंदी नहीं करने दी थी। अब जो पिछली पृष्ठभूमि है, देखिए सिराजुद्दौला कैसे आ रहा है फ्रंट पे। तो जो अलीवर्दी खां था उसके 3 पुत्रियां थीं, उसके कोई पुत्र नहीं था। एक लड़की का नाम था घसीटी बेगम, और दूसरी थी मुनीरा बेगम, और एक अमीना बेगम। ये उसकी 3 पुत्रियां थीं अलीवर्दी खां की। तो जो घसीटी बेगम है, इनके कोई पुत्र नहीं था, और इनकी शादी ढाका के नवाब के एक राजस्व अधिकारी से हुई थी। मुनीरा बेगम की शादी पूर्णिया के नवाब के साथ हुई थी, और उसी का लड़का शौकत जंग है ये। और अभी हम देखेंगे शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध होने वाला है। तो मुनीरा बेगम ये पूर्णिया के नवाब के साथ इनकी शादी हुई है, और ये अमीना बेगम जो सबसे छोटी लड़की है उसकी शादी पटना के नवाब के साथ हुई है, और उसी अमीना बेगम का ही लड़का सिराजुद्दौला है, और सिराजुद्दौला अगला उत्तराधिकारी होने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं शौकत जंग और सिराजुद्दौला। देखिए, ये जो घसीटी बेगम है ये बड़ी कुचक्री महिला है, इसके कोई पुत्र नहीं है, और इसलिए ये चाहती है कि शौकत जंग नवाब बने। चूँकि शौकत जंग एक अयोग्य व्यक्ति है, इसलिए इसका ये मानना है घसीटी बेगम का, अगर इस शौकत जंग राजगद्दी पर बैठेगा तो इसकी बातचीत, इसका प्रभाव बना रहेगा इस पर, और उसके अपने स्वाहित पूरे होते रहेंगे। इसलिए ये नहीं चाहती है कि अमीना बेगम का लड़का सिराजुद्दौला, जो कि एक योग्य लड़का है, वो गद्दी पर बैठे। इसलिए इसी जो षड्यंत्र के चलते एक युद्ध होने वाला है, और वो युद्ध है मनिहारी का युद्ध, 1756 में हो रहा ये। और इसमें ये शौकत जंग जो है और ये घसीटी बेगम ये एक तरफ रहते हैं, और सिराजुद्दौला और इसकी सेना एक तरफ रहती है। और ये फिर मनिहारी का एक प्रसिद्ध युद्ध होता है 1756 में, और उसमें सिराजुद्दौला की विजय होती है, और शौकत जंग मारे जाते हैं युद्ध में। शौकत जंग का काम यहीं ख़त्म हो जाता है, और फिर अगला जो नवाब बनने वाला है वो नवाब बनेगा सिराजुद्दौला। बहुत महत्वपूर्ण नवाब है। तो सिराजुद्दौला नवाब बन जाते हैं, 1756 से 57 तक नवाब रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने पिछले सारे नवाबों के बारे में बताया है, उनका मूल नाम, इसलिए आप इसका भी मूल नाम ध्यान रखें। इसका मूल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद है। कभी अगर नवाब और उनके सामने उनके मूल नाम दे करके सुमेलित करने को कहे तो आप परेशान मत होइएगा, याद रखिएगा। तो सिराजुद्दौला, इसका मूल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद है, और सिराजुद्दौला जैसा कि नाम का ही इसके अर्थ है राज्य का प्रकाश पुंज। ध्यान रखें इसको, कभी पूछ सकता है किस नवाब के नाम का ही अर्थ था कि राज्य का प्रकाश पुंज। और ये अंतिम स्वतंत्र नवाब है। इसके बाद जो भी नवाब आएंगे, आप देखिए अंग्रेज़ों का यहाँ पर एक प्रकार से हस्तक्षेप शुरू होने जा रहा है, और फिर अंग्रेज़ों की मनमर्जी से कठपुतली नवाब बैठेंगे। ये अंतिम स्वतंत्र नवाब रहता है सिराजुद्दौला। इसके खिलाफ एक षड्यंत्रकारी समूह दरबार में काम कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1756 में ही अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद एक षड्यंत्र काम कर रहा था, जिसमें उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसका मौसेरा भाई जो था इस शौकत जंग, ये दोनों जो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और दरबार के दरबारी भी गुटबंदी हो गई है, तो कुछ इसके तरफ है और ज़्यादातर लोग जो है ये शौकत जंग की तरफ है। और देखिए उसी में एक षड्यंत्रकारी समूह बन गया है, जिसमें ये घसीटी बेगम है और शौकत जंग है, और एक दीवान है इसका जो उत्तराधिकारी
राय दुर्लभ है। और व्यापारी एक अमीर चंद है, ये बड़े प्रभावशाली लोग हैं इसके दरबार के। और ये मानिक चंद्र है जो कलकत्ता का प्रशासक है। और ये फतेह चंद भी एक व्यापारी था, हमने बताया था, जगत सेठ इसकी उपाधि थी। और एक बहुत बड़ा जो है बैंकर बन गया था उस समय। और मीर जाफर जो इसका सेनापति है। और ये राजवल्लभ जो है ये इसका सहायक सेनापति है। उसका पुत्र कृष्ण वल्लभ भी राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसे खादिम खां एक है। तो ये इसके खिलाफ एक षड्यंत्रकारी समूह बना हुआ है। और सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी नाकामी, सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि वो जानता है हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी हमारे दरबार में हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो ना तो इस गुट को तोड़ पाएगा और ना ही इस गुट को जो है अपने पक्ष में कर पाएगा। तो ये सिराजुद्दौला की जो एक उसका सैन्य, जो उसकी क्षमता, एक सैनिक गुण है उसका, जो उसका एक डिप्लोमेटिक क्वालिटी उसकी है, एक शासक के पास जो होनी चाहिए, वो इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी। आप इसके आगे देखेंगे हम लोग। अब जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ जाता है 1756 में, तो नियम ये था कि जब भी कोई नवाब बदलता था और नया नवाब गद्दी पर बैठता था, तो जो उस समय की तत्कालीन फ्रांसीसी या यूरोपीय कंपनियां थीं, वो अपने अपने जो है एजेंट, अपने व्यक्ति को भेज करके, या कई बार वहाँ का जो मेन प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वो जा करके उनके दरबार में उनको जो है नमस्कार करता और उनके गुलदस्ता भेजता, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन करता, उनको बधाई देता। लेकिन जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ रहा है तो इस अंग्रेज न तो स्वयं कोई गया है और ना ही जो वहाँ कलकत्ता के किले का जो हेड है, और ना ही उसने किसी को भेजा है। तो कायदे से ये चाहिए था, चलो भाई नहीं जा पाए, आप खुद नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, किसी को भेज देते एक गुलदस्ता ले करके, वो बधाई दे देता। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको अंग्रेजों को बताया जा रहा है, ये एक षड्यंत्रकारी जो समूह शामिल है, जैसे फतेह चंद्र है, मीर जाफर है, ये कह रहे हैं परेशान मत होइए, हम बहुत जल्दी इसको हटा देंगे, हम नया नवाब बनाएंगे। इसलिए अंग्रेज आश्वस्त हैं कि ये तो 4 दिन का है, चला जाएगा। इसलिए ना तो वो उसको जो है बधाई देने गए हैं, ना ही किसी प्रकार का जो है वहाँ मिलने गए हैं जब वो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा है, जबकि इसके पहले ये परंपरा का पालन होता आया था। इसलिए सिराजुद्दौला इस बात को लेकर के भी अंदर अंदर क्रुद्ध है। लो, हम गद्दी पर बैठे और कोई बधाई देने नहीं आ रहा है, अंग्रेज यूरोपियों की इतनी ताकत हो गई। तीसरा कृष्ण वल्लभ और शौकत जंग, हमने बताया शौकत जंग कि इनके बीच युद्ध होने वाला है। और शौकत जंग जो है, और ये कृष्ण वल्लभ एक अधिकारी रहता है, इसने कुछ करप्शन किया था। और कहते हैं जब सिराजुद्दौला ने इसको दंडित करना चाहा तो उसने अंग्रेजों की जो कलकत्ता की कोठी थी उसमें जाकर इन्होंने शरण ले ली, इसलिए वो फिर सिराजुद्दौला उसको दंडित नहीं कर पाया। तो एक ये भी जो दोनों के मतभेद का कारण है, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच का, वो ये क्या कारण ये रहेगा। और फिर बिना इजाज़त के कलकत्ता के किलेबंदी करना, बीच में ये लोग फ्रांसीसी और इन्होंने जो है कलकत्ता अपने अपने बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी थी। तो फिर इसने मना किया, फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो अंग्रेज जो है कलकत्ते की किलेबंदी कर रहे हैं और सिराजुद्दौला इसके खिलाफ है, इसलिए एक कारण ये भी रहेगा। और फिर कासिम बाजार की फैक्ट्री जो थी, वहाँ पर प्रतिवर्ष नवाब के अधिकारी जाते थे और अंदर जा करके निरीक्षण करते थे। और लेकिन इस बार जब सिराजुद्दौला नवाब बना है तो जब कासिम बाजार की फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए नवाब के अधिकारी जा रहे हैं तो उनको मना कर दे रहा, सीधे वापस कर दे रहे हैं। भाई ये क्या बात है, जब हर साल हो रहा है और रेगुलर आप हमारे मातहत काम कर रहे हैं, आप हमारे अंडर में व्यापार कर रहे हैं और हमारे अधिकारी जा रहे हैं, आप उनको मना कर दे रहे हैं सीधे सीधे। तो एक ये भी कारण रहेगा, इसलिए सिराजुद्दौला इस बात से बहुत नाराज़ है। और एक और कारण है, नवाब की विरोधी और षड्यंत्रकारियों को अंग्रेज कंपनी शरण दे रही है। तो ये तमाम कारण रहते हैं जिनके चलते सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच एक टसक पैदा हो गई है, एक बड़ा मतभेद का कारण बन गए हैं ये सब। इसी क्रम में जब कासिम बाजार की फैक्ट्री पर उन्होंने निरीक्षण करने से मना कर दिया तो फिर 4 जून 1756 को आप देखिए सिराजुद्दौला ने नाराज होकर के कासिम बाजार पर हमला कर दिया। आप कह लीजिए ठीक है, आप युद्ध ही चाहते हैं तो लो। 4 जून, ये डेट याद ध्यान रखिए, क्रम चल रहा है, देखिए क्रम से है। 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर उसने हमला कर दिया, कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया उसने। और फिर 16 जून को कलकत्ता के फैक्ट्री पर उसने हमला कर दिया। कर लो, नहीं मान रहे हो तो। अब 16 जून 1756 को जो कलकत्ता पर हमला किया, और यहीं पर कहते हैं वहाँ का जो समय गवर्नर है कलकत्ता का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता पर हमले के समय वहाँ का गवर्नर कौन था, तो ड्रेक था। और सेनापति यहाँ पर कौन है, मिंचन है। कहते हैं सेनापति और जो गवर्नर है इन्होंने भाग करके फुल्टा द्वीप पर जाकर के शरण ली। इतनी इनकी बुरी स्थिति आ गई, ये फुल्टा द्वीप पर भाग खड़े हुए, लेकिन रोक नहीं पाए उसको।
तो 16 जून 1756 को कलकत्ता पर उसने हमला किया है। और कलकत्ता पर हमला जब किया सिराजुद्दौला ने तो कलकत्ता को कब्जे में कर लिया। और लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती जो होने जा रही है वो ये गलती उसकी है, उसी करप्ट व्यक्ति को, उसी भ्रष्ट व्यक्ति को, जो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी था कलकत्ता का, मानिक चंद्र, उसको फिर वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी और वापस चला आया। तो अब ये क्या करता है, आगे चल करके पैसे रुपए लेकर के फिर ये अंग्रेजों को सुपुर्द कर देता है, ये कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप देगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। सिराजुद्दौला जानता था कि मानिक चंद्र उसके कॉन्स्पिरेसी गुट में, उसके षड्यंत्रकारी समूह का एक व्यक्ति, फिर भी कलकत्ता जीतने के बाद उसकी जिम्मेदारी मानिक चंद्र को सौंप दी। तो देखिए कितनी बड़ी भूल कर रहा है सिराजुद्दौला। अब इसी समय एक बहुत प्रसिद्ध घटना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये पूछा जाता है, ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, किस नवाब के काल से, तो हमेशा ध्यान रखेंगे सिराजुद्दौला। और कब की घटना है, ये डेट बड़ी आज इंपॉर्टेंट हो जा रही है, 20 जून 1756 की। ये डेट सारी ध्यान रखना आपको है, क्रम पूछेगा आप। कासिम बाजार पे हमला और कलकत्ता पर हमला, 20 जून की घटना, उसके बाद अलीनगर की संधि होने जा रही है, तो तमाम चीज़ें अभी होंगी। तो ये 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हो रही है। इसमें हुआ क्या था, 18 × 14 × 10 फीट आकार की एक कोठरी थी और उसमें कहते हैं 146 अंग्रेजों को ज़बरदस्ती ठूंस दिया गया, बंद कर दिया गया। और अगले दिन जब उस कोठरी को खोला गया तो उसमें कहते हैं मात्र 23 लोग जीवित थे और 123 लोग उसमें मर चुके थे। तो ये काल कोठरी की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका वर्णन किया है जेड हालवेल नामक एक व्यक्ति ने वर्णन किया है, जो कहते हैं इसी काल कोठरी में खुद भी था, जब 146 अंग्रेजों के बीच वो भी शामिल था। और फिर कुछ दिन तक वो कार्यकारी गवर्नर जनरल भी बन के रहता है यहाँ पर। तो जो एक जेड हालवेल है, जो जेड हालवेल, इसी ने कहते हैं एक किताब लिखी है अलाइव ऑफ वंडर्स, उसमें इसने इस बात को खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा है। लेकिन समकालीन जो इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है सियारुल मुतखरिन में, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं मिलता है। अब सोचो इतनी बड़ी जब घटना होगी तो फिर वो तत्कालीन जो कंटेम्प्रेरी जो उस समय का इतिहासकार कैसे छोड़ सकता है इसको। तो कहते हैं रिसर्च बताता है कि जेड हालवेल जो है ये दिखाना चाहता था कि सिराजुद्दौला देखिए कितना क्रूर व्यक्ति है और कितना बेकार आदमी है, और उसका प्रशासन, उसका शासन कलकत्ता में या बंगाल में बने रहना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। इसलिए इसने काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना को खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। और अभी जो है इस कलकत्ता विजय के बाद फिर दक्षिण से 2 व्यक्ति आएंगे, वाटसन और एक और देखो रहता है, तो वो फिर आकर के कलकत्ता को विजय करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट जो है कलकत्ता किस तरह अंग्रेज वापस जीत लेंगे और फिर अलीनगर की संधि, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।